नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। जो सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट्स को पढ़ना है पॉलिटिकल थॉट ऑफ कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स पे मैंने लेक्चर्स पहले ही बना दिए हैं, पार्ट बाय पार्ट अवेलेबल है। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ हम कार्ल मार्क्स के थॉट से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। कार्ल मार्क्स को हम जितना महान समझते हैं और मानते हैं, कार्ल मार्क्स उतने भी महान नहीं है। मुझे पर्सनल तौर पे कार्ल मार्क्स पसंद नहीं है। पहले मुझे बहुत पसंद हुआ करते थे, बहुत ज्यादा। मैं जब अपने स्टूडेंट लाइफ में था तो कार्ल मार्क्स को बहुत ज्यादा पढ़ता था, बहुत ज्यादा एडमायर करता था। पर मैं इनके बारे में पढ़ता गया, फिर बाद में पता चला कि कुछ उतना भी खास नहीं है। अब इसमें मैं कुछ कुछ चीजें डिस्कस करूंगा, और भारतीयों के लिए तो इतना गलत गलत शब्द और इतना गलत हमें बताया है कार्ल मार्क्स ने कि एक बार अगर आप उसको सुन लें और सोच लें तो आपको गुस्सा आ जाएगा, फिर आप कार्ल मार्क्स को पढ़ना भी छोड़ दें। लेकिन हाँ, कुछ हद तक ठीक है, हमें पढ़ना चाहिए, बट इतना महान मानना जितना आज एक चल रहा है कि ये पॉपुलर विजडम कि भाई कार्ल मार्क्स बहुत ही महान है, मार्क्सिज्म सोशलिज्म, इतना भी कुछ खास नहीं है। तो इवोल्यूशनरी और रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म सबसे पहले ये लेक्चर आपको जाकर देखना है, क्योंकि रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म को ही मार्क्सिज्म कहते हैं। वहां पर मैंने कॉन्सेप्ट बताया है। फिर डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, थ्योरी ऑफ एलिनिएशन, सरप्लस वैल्यू, और फिर मैंने डिफरेंस भी बताया मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म और माओइज्म के बीच में। थोड़ा सा लेनिन और माओ के भी विचारों को मैंने वहां बताया है, पूरी तरह से मैंने वहां नहीं बताया है। मैं बाद में एक लेक्चर बना दूंगा लेनिन और माओ दोनों पर। तो इस तरह से आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वह पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। कुछ कुछ चीजें एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए वहां पर नहीं दी गई, जिसको मैं अभी डील करूंगा। और नोट्स, इसके जो प्रीमियम नोट्स हैं अवेलेबल हैं। 55 स्लाइड्स में आपको सारा थ्योरीज इसमें देखने को मिल जाएगा। डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म का ये आंसर राइटिंग के लिए है, जो परचेस करना चाहते हैं परचेस कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट तो मैं अपने लेक्चर्स के माध्यम से आपको समझा ही देता हूँ। सभी सभी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, हर एक थ्योरी, हर एक थॉट कार्ल मार्क्स का आपको इसमें देखने को मिलेगा। और आंसर राइटिंग के लिए मोर देन सफिशियंट है। तो आप वहां से लेक्चर समझ लीजिए कॉन्सेप्ट को, क्योंकि कॉन्सेप्ट परमानेंट होते हैं, उसको समझना काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ थोड़ा कार्ल मार्क्स के बारे में बेसिक्स कुछ इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था, ट्रायर नाम के स्थान पर 1818 में। एक जर्मन फिलोसफर थे, इकोनॉमिस्ट भी थे, हिस्टोरियन भी थे, सोशियोलॉजिस्ट भी थे, पॉलिटिकल थ्योरिस्ट, जर्नलिस्ट, सोशलिस्ट और रेवोल्यूशनरी, मतलब सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी थे, है ना। अब यहाँ पर कार्ल मार्क्स ने फेमसली कोट किया था कि फिलोसफर्स ने हमेशा से दुनिया को सिर्फ इंटरप्रेट किया है, कि दुनिया में ये समस्या है, ये प्रॉब्लम है, लेकिन उन्होंने कभी उसको चेंज करने की बात नहीं की है। तो कार्ल मार्क्स जो है, उन्होंने थ्योरी ऑफ एक्शन हमें दिया, हमें एक ऐसा सिद्धांत ला कर दिया जिससे वह दावा करते हैं कि इससे जितनी भी समस्याएं हैं, बस हम उसे जान नहीं सकते बल्कि उसे हम समाप्त भी कर सकते हैं। जैसे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, जो आपका आर्थिक जो असमानता है, वह एक समस्या है विश्व में, ऐसा कार्ल मार्क्स कहते हैं। कार्ल मार्क्स ये भी कहते हैं कि जो शोषण होता है, जो बुर्जुआ के द्वारा शोषण किया जाता है, प्रोलिटेरिएट्स का, सर्वहारा वर्ग का, जो लेबर क्लास है, उनका शोषण किया जाता है इंडस्ट्रियलिस्ट, कैपिटलिस्ट के द्वारा, ये भी प्रॉब्लम है। तो सिर्फ वह प्रॉब्लम की बात नहीं करते, वह कहते हैं कि हम इसके लिए सॉल्यूशन लेकर आएंगे। और फिर वह कम्युनिज्म की बात करते हैं कि अगर हम कम्युनिज्म को अगर स्टैब्लिश करने में सक्षम हो गए, अगर हमने स्टैब्लिश कर लिया, तो जितने भी एक्सप्लॉयटेशन है सबके सब समाप्त हो जाएंगे। यही सब चीजें हैं, आपको इसमें ध्यान रखना है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड थे ब्रिटिश स्कूल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। जर्मन फिलोसफर जैसे हीगल और फ्यूअरबैक जो है, उनसे भी काफी ज्यादा ये इंस्पायर्ड थे। अब ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, इसको तो आपको याद होना ही चाहिए, क्योंकि एमए एंट्रेंस में आप बैठिएगा तो आमतौर पर पूछ लिए जाते हैं। जर्मन आइडियोलॉजी, क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम, दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, द सिविल वॉर इन फ्रांस, द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, वेज लेबर एंड कैपिटल, क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस, द होली फैमिली, बड़े फेमस बुक हैं। हो सकता है किन्हीं को दसों का दसों याद हो, बहुत स्टूडेंट हैं जिनको याद रहता है। तो
अब थोड़ा सा यहाँ बात करेंगे कि प्रॉब्लम क्या है कार्ल मार्क्स के साथ। देखिए, जो मार्क्सिज्म है ना, मार्क्सिज्म कहता है कि जो गुड्स हैं हमारे समाज में, जो रिसोर्सेस हैं हमारे समाज में, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना चाहिए। उनका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए नॉट अकॉर्डिंग टू एबिलिटी, नॉट अकॉर्डिंग टू एबिलिटी बट अकॉर्डिंग टू नीड, नॉट अकॉर्डिंग टू एबिलिटी बट अकॉर्डिंग टू नीड। इस तरह से हमारे समाज में डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। अब आप ये समझिए, ये कहने का इनका ये मतलब है कि अगर आप 50,000 महीना कमा रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, अगर आप 50,000 महीना कमा रहे हैं लेकिन आपका खर्च चल जाता है घर का 10,000 में ही, तो कार्ल मार्क्स का कहना है कि भाई ये 50,000 भले ही कमा रहे हैं, इसमें एबिलिटी है, बट इसको अपने एबिलिटी के हिसाब से पे मत कर दो, इसको मात्र 10,000 रुपए दो। और बाकी 40,000 कहाँ जाएगा? तो बाकी 40,000 समझ लेते हैं कि कोई पुअर फैमिली है, ठीक है, और वे लोग कमाते हैं मात्र 10,000 रुपए ही कमाते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर 10,000 रुपए कमाते हैं, इनके घर में बड़ा बीमारी है, लोगों को बड़ा कष्ट है, इनको जरूरत पड़ रहा है 50,000 रुपए का। तो 50,000 इनका कैसे हो? तो आपका वाला 40,000 इसको दे दो। ये मार्क्सिज्म है। अब ये बताइए, आप अपने आप को उस आदमी की जगह पे रख के देखिए, और आपके साथ बोला जाए कितना कमाते हो, अच्छा 1 लाख कमाते हैं, तो ऐसा करो भाई, जरूरत कितने का है? तो भाई मेरा खर्चा पानी तो 10,000 में चल जाता है, तो मैं बोलूँ कि 90,000 देकर बाकियों में बांट दो, करोगे क्या ऐसा? ऐसा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ह्यूमन नेचर इस तरह का नहीं है। और कार्ल मार्क्स अपने मार्क्सिज्म में इसी की बात कर रहे हैं। अगर ऐसा होने लगे तो लोग अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप बहुत टैलेंटेड हैं, आप में क्षमता है 2 लाख रुपए कमाने की, आप नए नए आविष्कार कर सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर मार्क्सिज्म हो तो आप 2 लाख कमाएंगे क्या? आप बोलेंगे कि फालतू में 2 लाख कमाना, खर्चा तो 20,000 का ही है मेरा महीने का, 2 लाख भी कमाएंगे तो 1,80,000 तो ये लोग, 1,80,000 तो ये लोग बांट ही देंगे हमारा। तो क्यों इतना मेहनत करना, चुपचाप 20,000 कमाते हैं, आराम से रहते हैं, चिंता नहीं करना है। तो लोग अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। अब जब अपनी एबिलिटी का लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे तो जो समाज का इफिशियंसी है, इफिशियंसी कम होगा, क्षमता कम होगा, समाज में प्रोडक्शन ही कम हो जाएगा, समाज का उत्पादन ही कम हो जाएगा। तो जब समाज में उत्पादन ही कम हो गया तो अब बांटोगे क्या फिर? आप किस चीज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करने की बात करते हो? किस चीज का आप समान वितरण करोगे? जब वितरण करने के लिए कुछ होगा तब तो। अगर वितरण करने के लिए कुछ हो ही ना, फिर किस चीज का वितरण करोगे? इसीलिए विंस्टन चर्चिल, जो कि प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के, उन्होंने कहा था एक बार कि मार्क्सिज्म जो है, दैट इज द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉवर्टी। गरीबी का बराबर आप इसमें बंटवारा कर सकते हो, क्योंकि गरीबी ही होगा जहां मार्क्सिज्म होगा। प्रोडक्शन होगा नहीं, उत्पादन नहीं होगा, तो प्रोस्पेरिटी आएगी कहाँ से? आज उत्पादन हो रहा है, आपके घर मोबाइल फोन बन रहे हैं, आपके घर कार, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, बहुत टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, तो आपके पास बहुत कुछ है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। पर पॉवर्टी होगा, डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज का करोगे फिर? तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा पॉवर्टी का, कि भाई हम लोग तो गरीब हैं ही, 4 ही रोटी है हमारे पास, चलो थोड़ा 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 सब कोई बांट लेते हैं। अब विंस्टन चर्चिल ये भी कहते हैं कि कैपिटलिज्म इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोस्पेरिटी। कैपिटलिज्म में हमेशा प्रोस्पेरिटी ही होगा, अनइक्वल भले ही हो। कैपिटलिज्म जब होगा तो प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होगा, है ना, प्रोडक्शन होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा। अब डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो सबके हालात ठीक होंगे। जब से कैपिटलिज्म अडॉप्ट किया इंडिया ने पूरी तरह से, पहले जो लोग कार से चला करते थे, अब उनके पास हो गया है अपना प्राइवेट जेट। कुछ लोगों के पास जो पहले ऑल्टो से चला करते थे, उन लोगों के पास हो गया है मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू। ठीक है, लेकिन पहले जो गरीब थे, जिनके पास मोबाइल फोन नहीं हुआ करता था, जो वहां बूथ पर जाकर फोन करने के लिए बात किया, मतलब सोचते थे कि भाई कहीं फोन करते, आज हर एक व्यक्ति के पास अपना मोबाइल फोन है।
हर एक व्यक्ति के पास लगभग, मतलब कोई भी व्यक्ति अपना बाइक खरीद सकता है। जो पहले एक साइकिल खरीदने की औकात नहीं रखता था, वो बाइक खरीद सकता है। जो असमानता है वह बढ़ी है। पहले जो है ना, पहले मान लीजिए कोई व्यक्ति, गरीब व्यक्ति 100 रुपए कमाता था, और पहले एक अमीर जो है 10,000 रुपए कमाता था। तो जो असमानता थी वह कितने की थी? असमानता थी 9,900 की, है ना। अब ये जो अमीर व्यक्ति है ना, कैपिटलिज्म आने से, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कैपिटलिज्म आने से अब ये अमीर व्यक्ति कमा रहा है 10 लाख रुपए, है ना। ये 10 लाख रुपए कमा रहा है। अब 10 लाख ऐसी सिंपल लिखो भाई, 10 लाख कमा रहा है। और ये जो व्यक्ति है, अब कैपिटलिज्म आने से ये 10,000 कमा रहा है। अब आप देखिएगा तो असमानता तो बहुत बड़ी है। पहले 9,900 रुपए की असमानता थी, अब सीधे 9,90,000 की असमानता है। असमानता तो बढ़ी है, लेकिन लिविंग स्टैंडर्ड भी तो बढ़ा है ना। पहले ये व्यक्ति 2 वक्त का रोटी भी नहीं खा पाता था, मोबाइल फोन और बाइक की तो बात ही छोड़ दो। ये व्यक्ति के पास पहले मोबाइल फोन और कार हुआ करता था, अब ये व्यक्ति जो है एप्पल रख रहा है, अमीर वाला, उसके पास मर्सिडीज है। पर तुम्हारे पास जो पहले एकदम खाने के लाले पड़े होते थे, कम से कम खा पी रहे हो ना, अच्छी जिंदगी जी रहे हो, मोबाइल फोन है, व्हाट्सएप चला रहे हो, फेसबुक चला रहे हो, नेताओं को गाली दे रहे हो, यूट्यूब पर कुछ देख रहे हो, बाइक खरीद रहे हो, बाइक आम बात हो गई है। आपका भी तो लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा। तो कैपिटलिज्म से भले ही अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, लेकिन समृद्धि, प्रोस्पेरिटी का ही अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और आपको दूसरे को क्या देखना? मैं अंबानी से क्यों कंपेयर करूंगा? इंसान को क्या चाहिए? इंसान को भाई एक अच्छी जिंदगी चाहिए, अच्छा शिक्षा चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए। अगर वो मुझे मिल रहा है तो मुझे ये क्यों जानना कि अरे उसके पास इतने बिलियन, इतने हजार करोड़ है। अरे भाई तुम खुश रहो, तुम्हें 50,000 मिल रहा है ना, तुम खुश रहो। तो ये प्रॉब्लम है मार्क्सिज्म की। मार्क्सिज्म देखने में बहुत अच्छा लगता है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर प्रैक्टिकली बहुत ही खराब है। ये उसका मैंने एक एग्जांपल दिया अभी आपके सामने, किस तरह से मार्क्सिज्म जो है प्रोडक्शन को पूरी तरह से चौपट कर देगा। प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो फिर डिस्ट्रीब्यूट क्या करोगे? गरीबी ही बांटने को बचेगा। और प्रोडक्शन हो रहा है तो भले ही समानता ना आए समाज में, पर जो असमानता भी होगी ना, उसमें भी समृद्धि होगी कहीं ना कहीं। देयर विल बी द प्रोस्पेरिटी इन दैट इनइक्वालिटी, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। अब पहला तो ये मैंने प्रॉब्लम बताया। दूसरा प्रॉब्लम, मार्क्सिज्म पूरा का पूरा यूरोसेंट्रिक है। कार्ल मार्क्स को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता था कि बाकी पूरा दुनिया में क्या हो रहा है, बस उसको यूरोप का पड़ा था। हिंदुस्तानियों को गाली दे रहा है, बारबरिक है, उनका कोई कल्चर नहीं है, वाइट मेन बर्डन की बात करते हैं, धर्म को क्रिटिसाइज करते हैं, ओपियम ऑफ मासेस, बहुत सारी चीजें हैं। यूरोसेंट्रिक विचार है पूरा का पूरा। अब कार्ल मार्क्स को ये नहीं दिख रहा है कि कैपिटलिज्म से बड़ा, कैपिटलिज्म जो है, कैपिटलिज्म से ही इंपीरियलिज्म आता है। इंपीरियलिज्म माने साम्राज्यवाद, माने कॉलोनी बनाना, जा जाके जगह जगह पे, जैसे हम ब्रिटेन के कॉलोनी थे, लोग गुलाम बनाते थे यूरोपियन कंट्री। बाद में लेनिन ने इस चीज को पॉइंट आउट किया कि कैपिटलिज्म जो है ना, दैट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ, जो इंपीरियलिज्म है ना, इंपीरियलिज्म, इंपीरियलिज्म इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म में तो एक्सप्लॉयटेशन होता है, ठीक है, तो इंपीरियलिज्म एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता क्या? इंपीरियलिज्म में तो कैपिटलिज्म से ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है। वहां तो खैर प्रॉफिट भी चाहिए, और सरकार भी अपनी नहीं होती, गवर्नमेंट भी एलियन गवर्नमेंट होती है। क्या स्थिति थी ब्रिटिश काल में, आप समझ सकते हैं। कार्ल मार्क्स को सल्प्रस वैल्यू दिखता है यूरोप का। यूरोप में दिखता है कि जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, अगर लेबर 100 रुपए का सामान बनाता है, 100 रुपए की वैल्यू क्रिएट करता है, तो कार्ल मार्क्स को ये दिखाई दे रहा है कि लेबर को मात्र 10 रुपए दिए जाते हैं, और जो कैपिटलिस्ट है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, 90 रुपए रख लेता है। ये दिख रहा है, ये उसको दिख रहा है कि यूरोप में ये प्रॉब्लम है, यूरोप के लोग सफर कर रहे हैं। पर उसको हिंदुस्तानियों का प्रॉब्लम और बाकी किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री का प्रॉब्लम से कोई मतलब नहीं है। ये ऐसा मैं नहीं, ये लोहिया कहते हैं, राम मनोहर लोहिया, मैं उनके बारे में कभी पढ़ाऊंगा। कार्ल मार्क्स को ये नहीं दिख रहा है कि इंडिया में अगर
हिंदुस्तानी 100 रुपए का प्रोडक्ट बनाते हैं तो इनको 1 ही रुपए दिया जाता था, बाकी 99 का 99 ब्रिटिश सरकार ले जाती थी। अबे तो हमारे यहाँ का ना ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुआ भाई, हिंदुस्तानियों को ना ज्यादा एक्सप्लॉयट किया गया, तो तुम्हारी सरप्लस वैल्यू कहाँ गई फिर? यहाँ तुम्हारी सरप्लस वैल्यू नजर नहीं आती, हिंदुस्तान के बारे में एक वाक्य नहीं बोलते। तो क्या सिर्फ स्वतंत्र होने का अधिकार और ये शोषण से बचने का अधिकार यूरोपियन को ही होना चाहिए कि हिंदुस्तानी को, नेपाली को, पाकिस्तानी को या अफ्रीकन को भी होना चाहिए? ये हिपोक्रेसी है। और आज है ना, आज ये जो जितने भी लेफ्टिस्ट पार्टी हैं, अब तो इनका तो सीट वीट भी नहीं आता, अब तो इनका पूरा खत्म ही हो गया। जैसे पहले वेस्ट बंगाल में और पहले त्रिपुरा और अभी भी केरला में कुछ हद तक डोमिनेंट है। बिल्कुल वाहियात थ्योरी है, बिल्कुल वाहियात थ्योरी है मार्क्सिज्म की। और भी बहुत सारी इसमें प्रॉब्लम्स हैं, मैं उतना इसमें डीप नहीं जा रहा हूँ, एक दो मैंने इसमें बताया। अच्छा, कार्ल मार्क्स का एक और तर्क बताता हूँ। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी अधिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इकोनॉमिक डेमोक्रेसी मतलब लोगों के पास राजनीतिक स्वतंत्रता हो ना हो, आर्थिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, है ना? अब ये कहाँ का तुक हुआ? राम मनोहर लोहिया बोलते हैं कि जितना आर्थिक स्वतंत्रता का महत्व है उतना राजनीतिक स्वतंत्रता का भी महत्व है। 1 लाख रुपया घर पे बैठा के देंगे और बोलेंगे बाहर नहीं निकलने देंगे, ये मत करो वो मत करो। अगर पाबंदी लगा देंगे चाइना के जैसे, यूट्यूब नहीं चलेगा यहाँ, फेसबुक नहीं चलेगा, जी पाओगे? नरक की जिंदगी है। यूएसएसआर में जो आयरन कर्टन लग गया था वो स्थिति हो जाएगी। तो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी सब कुछ नहीं होता, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फ्रीडम दोनों एक साथ चाहिए। और जहां जहां भी मार्क्सिज्म को लागू किया गया, राम मनोहर लोहिया अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं, उन्होंने बाद में न्यू सोशलिज्म की फिलॉसफी दी थी। रशिया में, चाइना में, कहाँ किसको पॉलिटिकल फ्रीडम मिला? आज भी रशिया में पॉलिटिकल फ्रीडम है क्या? और चाइना में पॉलिटिकल फ्रीडम? तो मार्क्सिज्म जहां जहां आया लोगों की स्वतंत्रता छीन ली उसने। आप कौन से शोषण से मुक्त करने की बात कर रहे हो? स्टालिन ने कितना शोषण किया? अब बहुत सारी चीजें हैं, आप थ्योरी को समझे, मार्क्सिज्म को ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। मैंने पूरा जोश के साथ पढ़ाया था 2-3 साल पहले। मुझे अच्छा लगता है मार्क्सिज्म, बट ज्यादा सीरियस नहीं लेना है, वरना यही मार्क्सिज्म के चक्कर में तो देश बर्बाद करके बैठे हैं फिर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। लेक्चर्स देखिए, समझिए चीजों को।